गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय पाठशाला। आज का ये वीडियो शायद कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए कि पिछली मरतबा मैंने टेलीग्राम पे कई क्वेश्चंस दे दिए थे और उनका रिस्पांस भी ओवरवेलमिंग था। और चूँकि मुझे तुमको डायग्राम वगैरह दिखाना होगा तो बीच में पॉज कर कर के अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर जो डायग्राम हमारा होगा वो हम तुमको दिखाएंगे। जिन लोगों ने टेलीग्राम में डायग्राम देखा है उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग ने नहीं देखा होगा उनको मैं टाइम दूंगा, उस डायग्राम को नोट कर लें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, बीच बीच में पॉज करेंगे तो हो सकता है कि वीडियो में तुमको थोड़ा डिसकंटिन्यूटी नज़र आए, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। देखो, ये पहला डायग्राम है, इसको नोट कर लो। थोड़ा वक्त मैं तुम लोगों को दूंगा, कागज़ कलम निकाल लो और नोट कर लो। अगर ज़्यादा देर हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, इसलिए कोई लाइव तो मैं कर नहीं रहा हूँ। अब इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों। सर्किट तुम्हारे सामने है। तुमने देखा था कि एक लोड रेजिस्टेंस था जिसका वैल्यू कम किया जा रहा था, और ये मैंने पूछा था कि टर्मिनल वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, अनचेंज रहेगा, घटने लगेगा या बढ़ने लगेगा। तो सर बहुत प्यारा प्यारा रिस्पांस आया है, इसी के बारे में अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। कई लोगों ने कहा कि रेजिस्टेंस के कम करने से करंट बढ़ जाएगा सर्किट का, और V = I × RL होता है। तो करंट बढ़ रहा है, RL कम हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ लोगों का ये ख्याल था, और जब मैं क्लास में पढ़ाया करता था तो मुझे याद है कि ये रिस्पांस बहुत सारे बच्चों को होता था। अब उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आते हैं। उसमें कुछ आ जाएगा जो बच्चों का रिस्पांस भी रहा था, लेकिन अब मैं तुमको बताता हूँ। एज ए थिंकिंग इंजीनियर, इमीडिएटली स्ट्राइक तुमको ये करना चाहिए था कि सिर्फ बिहेवियर पूछा जा रहा है ना। अगर हम RL को कम कर रहे हैं तो जो आदमी RL को कम कर रहा है वो कल उसको घटा करके RL का वैल्यू 0 कर देगा। 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ट्रेंड कम की तरफ जा रहा है। आंसर हो गया इतने ही में कि RL को कम करने से अल्टीमेटली उसका डेड एंड यही हो सकता है ना कि आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट जब आप कर दीजिएगा तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर ये ट्रेंड है तो आपके कम करने से वोल्टेज कम ही तो हो रहा होगा। फिनिश, आंसर ख़त्म। चलो, अगर बात तुम नहीं समझ सके तो दूसरा ये था कि RL के कम करने से सर्किट का करंट बढ़ रहा है। तुमने देखा होगा कि उस बैटरी का जो सोर्स था, सब DC सर्किट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस टाइप की चीज़ थी, उसका समझ लो इंटरनल रेजिस्टेंस था। जैसे जैसे करंट बढ़ने लगेगा वैसे वैसे उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी तो बढ़ने लगेगा, और टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल क्या होगा? V = सोर्स वोल्टेज E माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप I × से RS या RI वॉट। तो जब इंटरनल ड्रॉप बढ़ने लगा और E कांस्टेंट है तो V को तो कम होना ही था। ये दूसरे स्टेज की थिंकिंग हो सकती थी। तीसरा क्लासिकल अप्रोच था कि भाई हम कुछ नहीं जानते, हम तो इतना जानते हैं कि मास्टर ने पढ़ाया था कि टर्मिनल वोल्टेज V = I × RL होगा, तो हम लिख दे रहे हैं V = I × RL। अब I की जगह हम लिख रहे हैं E/RI + RL, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस RL, होल मल्टीप्लाइड बाई RL। RL न्यूमरेटर में चला गया है। अब यहीं पर से तुमने डिसाइड कर लिया कि अरे यार न्यूमरेटर में भी RL है
डिनोमिनेटर में भी आर एल है और ये दोनों कम हो रहा है, तो कांस्टेंट कर दिया जाए। क्यों भाई? किसी भी फंक्शन में ये सब देखो बेटा, मैथमेटिक्स की चीज़ है, हमारे पढ़ाने की चीज़ नहीं थी। ये मैथ के टीचर को तुमको समझाना चाहिए था। किसी भी चीज़ का जब तुम ट्रेंड देख रहे हो जिसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर भी है, तो तुम किसी एक जगह उस वेरिएबल को ख़त्म करने की कोशिश करो। तुम न्यूमरेटर से आर एल को हटाओ, डिवाइड कर दो, तो अब ऊपर सिर्फ ई बच जाएगा ना, और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में आर आई बाई आर एल प्लस 1। अब तुम देख लो, डिनोमिनेटर में जो आर आई बाई आर एल का टर्म है उसमें आर एल के कम होने से ये टर्म तो बढ़ेगा ना, मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर आर एल को कम किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ऊपर ई है जो कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर जो है वो बढ़ रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज वी का जो बिहेवियर होगा वो ज़ाहिर है कम की तरफ जाएगा। इतना तुमको सोचना चाहिए था आगे बढ़ करके, लेकिन अक्सर बच्चे नहीं सोचते हैं, इसीलिए वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं कि वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट भी नहीं बोलते हमारे डर के, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? याद रखोगे? ठीक है ना? कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो मुझसे फिर टेलीग्राम पे सवाल तुम लोग पूछते ही रहते हैं, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब मैं दूसरा जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आऊँगा, इसलिए इसको पहले मैं पॉज कर रहा हूँ। देखो बच्चे, दूसरा डायग्राम था ये, उसको भी नोट कर लो। कागज़ कलम तुम्हारे पास होगा, उसको नोट कर लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके बाद में आराम से भी कर सकते हो। कोई लाइव सेशन तो चल नहीं रहा है, आराम से कर लो। अब मैं इसको फिर पॉज करूँगा और फिर बातचीत शुरू करूँगा। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, इसमें एक डीसी सर्किट था और एक रेजिस्टर था और 2 इंडक्टर्स थे जो पैरेलल में थे। वैल्यू तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। और पूछा यह गया था कि डिटरमिन द करंट्स फ्लोइंग थ्रू द आइडियल कंडक्टर्स इन स्टेडी स्टेट। बहुत मज़ेदार रिस्पॉन्सेस का आया बेटा। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ इतना रटा हुआ है कि इंडक्टर डीसी में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। उसके पीछे क्या है वो तुम लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं। आज मैं तुमको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। इतना जानते हो ना कि इंडक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है E = L × di/dt। समझाने की जरूरत तो नहीं है। द इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर वुड बी L × L is the inductance in Henry multiplied by di/dt। di/dt क्या होता है समझते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम। तो जब डीसी को तुम डील कर रहे हो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, तो करंट तो कांस्टेंट है, तो di/dt ज़ीरो नहीं होगा जी। तो E क्या हो गया? द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज गोइंग टू बी ज़ीरो इन स्टेडी स्टेट। V = 0 फॉर ऑल I। याद है? ये डेफिनेशन है शॉर्ट सर्किट का। इसीलिए इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। ये बिल्कुल फंडा है इसके पीछे। जो लोग ज़रा एसी सर्किट्स में तोप होंगे उनको याद आएगा कि रिएक्टेंस तो होता है ओमेगा एल होता है 2πfl। चलो भाई ठीक है, तो F क्या है? डीसी में फ्रीक्वेंसी F क्या है? एक वाइवा मैंने पूछा था एक बच्चे से कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जी, तो बोला 1000 हर्ट्ज़। तुम सोच लो, इंजीनियरिंग का बच्चा है और डीसी की फ्रीक्वेंसी को कह रहा है 1000 हर्ट्ज़।
मेन वाइवा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में। और ये आज की बात नहीं है, तुम बता रहा हूँ, कम से कम ये बात मैं तुमको 25 साल पहले की बता रहा हूँ। तो खैर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ओमेगा एल में पुट कर दोगे तो जो रिएक्टेंस निकलेगा वो खुद 0 निकलेगा। 0 इज एज गुड एज शॉर्ट सर्किट। इसी तरीके से अब इंडक्टर की बात हो गई तो कैपेसिटर भी बता देता हूँ। कैपेसिटर में क्या होता है, द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू डी वी बाई डी टी, वेयर C इज द कैपेसिटेंस मेनली इन्फ्राड, इंटू डी वी बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ टाइम। डीसी में टाइम के साथ वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है स्टेडी स्टेट में, तो डी बाई डी टी 0 हो गया, तो I इज इक्वल टू 0 हो गया। I इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल V ओपन सर्किट का डिफिनेशन था, इसीलिए कैपेसिटेंस को स्टेडी स्टेट में डीसी सर्किट में हम लोग ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो एसी के बुकरात लोग जो हैं वो कहें कि एक C इज इक्वल टू 1/ωc तो होता था सर, तो ये होता था, हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। तो ज़रा 1/ωc में नीचे डिनोमिनेटर में 2πfc कर दो और f को 0 कर दो, तो एक से क्या आ गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इम्पीडेंस आ गया ना बेटा। तो C को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाए, ओपन सर्किट से। ओपन सर्किट का इम्पीडेंस रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो ये थी लॉजिक कि इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर को ओपन सर्किट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं डीसी सर्किट्स में स्टेडी स्टेट में। अब ये सर्किट देखो सामने वाला, 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टर है और पैरेलल में एक 6 हेनरी का और एक 3 हेनरी का इंडक्टर है। क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, हेनरी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, लेकिन तुम लोगों के आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए मैंने ये फिगर दे दिया है। उससे मत जाओ कि इतना बड़ा इंडक्टर कहाँ से आप लाए थे, ये सब बुकराती करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों ने क्या किया, ज़्यादातर लोगों ने कुछ ने तो बहुत ही कुछ किया, तो वो मगज़ में बागन में जाने न देना वाला किस्सा था। अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तुम लोग चाहोगे तो रिस्पांस देख लेना कि लोगों ने टेलीग्राम पर क्या क्या रिस्पांस किया था। 6 हेनरी और 3 हेनरी को शॉर्ट सर्किट तो उन्होंने कर दिया, तो जो टोटल करंट आया वो 12 वोल्ट बाई 4 ओम, 12/4 3 एम्पियर आ गया। अब 3 एम्पियर जो सर्किट का करंट था वो ज़ाहिर है इंडक्टर में भी गया, लेकिन इंडक्टर है 2 पार्ट में। तब उसमें भाइयों ने लगा दिया करंट डिवाइडर रूल। कुछ लोगों ने सही लगाया, कुछ लोगों ने गलत लगाया, और 3 एम्पियर को 2 एम्पियर और 1 एम्पियर में डिवाइड करके अलग अलग इंडक्टर में दिखा दिया। किसी ने इसमें दिखाया, किसी ने उसमें दिखाया, लेकिन करंट डिवाइडर रूल उसमें लगा दिया। यहाँ पर हमको एक बहुत सीरियस चीज़ तुमको बतानी है। तुमको पहले भी मैंने बताया था कि ये करंट डिवाइडर रूल किसी ऐसी जगह तुम यूज़ नहीं कर सकते हो जिसमें पैरेलल में कोई भी एलिमेंट का 0 रेजिस्टेंस हो। क्यों? करंट डिवाइडर रूल कहता है I1 इज इक्वल टू R1/R1 प्लस वो R2/R1 प्लस R2 इंटू टोटल I, तो 0/0 प्लस 0 इंटू टोटल I, तो I इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, 0/0 मिल जाएगा, अनडिफाइंड। अगर तुम कॉमन टर्मिनल वोल्टेज निकालोगे तो भी क्या होगा, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालोगे वो 0 इंटू 0/0 प्लस 0। अब I इंटू 0 इज 0, तो V भी 0, R भी 0, तो हर ब्रांच में अनडिफाइंड करंट। मैंने बताया था ना कि ये तुमको नहीं करना होगा। जहाँ भी 0 होगा आप ये करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते हैं। अब क्या करें, तुम तड़प रहे होगे कि अब तब क्या किया जाए। अकल का इस्तेमाल करो बच्चे। तुम मान लो कि हर इंडक्टर का, दोनों शॉर्ट सर्किट था ना,
तो हर इंडक्टर का कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया गया। समझ गए? अब करंट डिवाइडर रूल जब तुम लगाओगे तो I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 में सब तो RR है, तो R/2R हो जाएगा ना, इनटू I तुम जानते हो टोटल करंट न्यूमरेटर में जाता है, तो I1 इज इक्वल टू I/2। इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू I/2। तो आपको करना क्या था, बराबर बराबर दोनों ही इंडक्टर्स में करंट को डिवाइड कर देना था। 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर दोनों में होगा। इस बात को याद रखो, ये बड़े बड़े ट्रैप्स हैं। मैं जानता हूँ कि एक बहुत सीनियर पोजीशन के इंटरव्यू में ये सवाल किसी एक्सपर्ट ने पूछ दिया था और कैंडिडेट ने वही करंट डिवाइडर वाला रूल लगा करके गलत जवाब दे करके अपनी ऐसी तैसी करवा ली। तो अब मुझसे ये बात तुम सुन चुके हो, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये गलती तुम आइंदा कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो इस डिस्कशन को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल उठ गया हो तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ लेना। उम्मीद तो नहीं है कि अब उठना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर उठ गया हो तो पूछ लेना। अब मैं इस डिस्कशन को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करूँगा, उसके बाद दूसरे डायग्राम की तरफ आऊँगा। ये दूसरा डायग्राम था बच्चों, इसको नोट कर लो आराम से। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर ले सकते हो। जिनके पास ऑलरेडी टेलीग्राम से ये डायग्राम है नोट किया हुआ, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। इसमें सवाल था बच्चों, सर्किट तो तुम देख ही रहे हो, डिटरमिन द स्टेडी स्टेट करंट्स एंड वोल्टेजेस इन ऑल एलिमेंट्स। ये डिस्कशन हो चुका है कि कैपेसिटर डीसी सर्किट में ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओपन सर्किट कहीं अगर हो गया तो करंट पूरे सर्किट का ज़ीरो हो गया ना बेटा, हर जगह करंट ज़ीरो होगा। अब जब ज़ीरो करंट होगा तो ये 4 ओम और 4 हेनरी का जो पैरेलल में चल रहा है, 4 हेनरी वाला तो शॉर्ट सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा, तो 4 ओम वाला भी रिडंडेंट हो गया, मतलब वो शॉर्ट सर्किट का पार्ट बन गया। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से कहीं ना कहीं तो नज़र आना चाहिए। वो नज़र आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। 4 फराड का जो कैपेसिटर मैंने दिखाया है ना, वो उसके अक्रॉस नज़र आएगा। ये जो 4 ओम का और 4 हेनरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अगेंस्ट 0 वोल्ट होगा, करंट भी 0 होगा हर जगह। ये सिंपल सा इस सोल्यूशन है। बाकी जितनी भी चीज़ आप लोगों ने की वो सब बकवास है, समझ गए। यहाँ पर मुझे एक बैक याद आ गया कि मैंने अभी कुछ बोला ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, नहीं तो तुम कहोगे कि सर क्या हम लोगों को बिल्कुल ही लल्लू समझ रहे हैं। हम लोग टर्म यूज़ करते हैं बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट ए जंक्शन इज 0, किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए करते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। ये एल्जेब्रिक वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, तुम लोगों से पूछा जा सकता है, इसका जवाब सोचो। दिक्कत है, देखो, अरिथमेटिक डील्स इन नंबर्स, एलजेब्रा डील्स इन वेरिएबल्स, इसीलिए यूज़ किया जाता है। एल्जेब्रिक सम मतलब उस वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो, ये KVL KCL होल्ड करेगा भैया। किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़, कुछ पर्टिकुलर वोल्ट्स और कुछ पर्टिकुलर एम्पियर्स के लिए सिर्फ नहीं है, एल्जेब्रिक है। यही चीज़ जब AC में हम करते हैं तो उसको फेज़र कर देते हैं, द फेज़र सम। हालांकि कोई बोलता नहीं, एल्जेब्रिक ही से लोग काम चला लेते हैं, लेकिन ये उसके पीछे का राज है। तो ये याद रखो,
जब भी अलजेब्रिक हो तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ज़रूर वेरिएबल्स की बात हो रही है, कि इट इज़ वैलिड फॉर ऑल वेरिएबल्स विच में टेक एनी वैल्यू। ऑलराइट, तो इस डायग्राम का डिस्कशन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी था। अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसको वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा और अगले डायग्राम को तुमको दिखाने की कोशिश करूंगा। डायग्राम नोट कर लो बच्चों, ये तीसरा और आखिरी डायग्राम है जो मैंने दिया था तुम लोगों को। आराम से नोट कर लो, पॉज करके कर लेना अगर चाहो तो। थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा है, बुढ़ापा है ना बेटा, क्या किया जाए, काम चल जाएगा तुम्हारा। फजूलियात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बूढ़ों का हाथ हिल रहा था तो हम कैसे नोट करते। पॉज करके कर लो। इसमें भी क्वेश्चन वही था, डिटरमिन द स्टेडी स्टेट करंट्स एंड वोल्टेजेस इन ऑल इवेंट्स। सर्किट तुम्हारे सामने है, और से देख लो। इंडक्टर जो 4 हेनरी का है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, कैपेसिटर का जो 4 फराड वाला है वो ओपन सर्किट हो गया। तो सर्किट में बच क्या गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 और 6, 12 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है, 6 ओम का टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है, तो 12/4 + 2 6 ओम, 2 एम्पियर करंट हो गया। अब पाथ क्या लेगा ये, पाथ ये लेगा कि बैटरी के थ्रू तो जाएगा ही, 4 ओम के थ्रू जाएगा, 4 हेनरी के थ्रू जाएगा और 2 ओम के थ्रू जाएगा। कैपेसिटर में नहीं जाएगा, कैपेसिटर में ये करंट नहीं जाएगा इसलिए कि वहाँ ओपन सर्किट है। अब तुम सोचो कि जब 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 दूनी 8 वोल्ट, और 2 ओम के अगेंस्ट होगा 2 दूनी 4 वोल्ट। तो 8 और 4 12 का हिसाब हो गया। ऑब्वियसली इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है, उसके क्रॉस वोल्ट 0 हो गया, बस फिनिश। जो 8 वोल्ट है वही कैपेसिटर के क्रॉस भी ज़ाहिर आ जाएगा, लेकिन कैपेसिटर में करंट नहीं फ्लो कर पाएगा इसलिए कि वो तो ओपन सर्किट है। इतना ही सॉल्यूशन था बेटा। पता नहीं इसका क्या क्या तुम लोग घुमा रहे हो। अरे भाई, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत मत डालो। आ बैल मुझे मार, काहे के लिए? डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अपनी लाइफ को डिफ़िकल्ट मत बनाओ बच्चों। पर्सोना होता है, तुम लोगों ने सुना होगा कि एक पर्सोना को कहा जाता है सैडिस्ट और एक को कहा जाता है मैसोकिस्ट। सैडिस्ट उसको कहा जाता है जो दूसरों को तकलीफ़ में देकर के बड़ा खुश होता है, कितना अच्छा है, बड़ी तकलीफ़ में है। और मैसोकिस्ट वो है जो ख़ुद को तकलीफ़ में देकर के खुश होता है कि ठीक है, मरो तुम इसी लायक थे। तो न सैडिस्ट बनो न मैसोकिस्ट बनो। अपने आप को परेशानी में मत डालो, ज़िंदगी सुकून से गुजारो, ज़िंदगी को सिंपल रखने की कोशिश करो। इन सर्किट्स के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मेरा पैगाम यही है कि कीप लाइफ सिंपल। बहुत ज़्यादा सोचा मत करो। याद करो, मगज़ को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवानों का होगा। उतनी सोच की उड़ान करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर भी मेहरबानी करो, मुझ पर भी मेहरबानी करो। तो डीसी सर्किट से एसोसिएटेड जो मेरे जहन में था बच्चों, थोड़ा बिल्कुल इनिशियल स्टेज की चीज़, वो मैंने तुम लोगों को बता दूँ। और तुमको पहले भी कहा था कि स्कूल के बच्चों को भी कहो कि इसको अटेंड किया करें, उनका भी दिमाग खुलेगा, नहीं तो बाद में जा कर के पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में होगा। अब देखो, मैं अभी ऐसी बात निकल गई तो फिर बता रहा हूँ। हम लोग जब सिग्मा i = 0 करते थे किरचॉफ लॉ में स्कूल में, और सिग्मा b = 0 करते थे स्कूल में, तो हम लोग इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते थे और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेते थे, और ऐसे = 0 कर देते थे। इसी तरीके से वोल्टेजेस में जो वोल्टेज राइज होता था
उसको पॉजिटिव लेते थे और वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लेते थे। लेकिन जब हम लोग इंजीनियरिंग में आए, अब गौर करना, तुमने शायद नहीं गौर किया होगा, पावर सिस्टम में जितनी भी लोड फ्लो स्टडीज़ टाइप की चीज़ होती है उसमें हम लोगों ने लॉजिक को बदल दिया। हम लोगों ने कहा कि भैया सोर्स तो होता है, एक 500 मेगावाट का जनरेटर बैठा हुआ है, एक सोर्स है, और लोड्स हैं लाखों, तो लाखों करंट तो आउटगोइंग है और सिर्फ एक करंट इनकमिंग है। तो हम 1,00,000 निगेटिव लिखें और एक पॉजिटिव लिखें, इससे पर्सनैलिटी ख़राब होने लगती है, आदमी निगेटिव बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने आउटगोइंग करंट्स होंगे उनको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और जो इनकमिंग करंट होगा उसको निगेटिव ट्रीट करेंगे। यही वोल्टेज का किया, यही वोल्टेज का किया। ज़्यादातर तो वोल्टेज ड्रॉप से होते हैं, इसलिए कि लोड ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप को हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया और वोल्टेज राइज को निगेटिव कर दिया। इसीलिए जब पावर सिस्टम का एक्सपर्ट इंजीनियर लूप में घूमता है तो वो जब राइज को देखता है तो माइनस लिखता है और जब ड्रॉप को देखता है तो प्लस लिखता है और बाद में इक्वल टू 0 कर देता है। ये तब है जब सिग्मा आई या सिग्मा पी इक्वल टू 0 तुम लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो, राइज इक्वल टू ड्रॉप लिख रहे हो, तो कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी याद रखना, बात निकल आई तो बता दिया। ठीक है बच्चों, शायद आज काफ़ी लंबा हो गया, अब तक तुम लोग परेशान हो रहे होगे। हम इसको सहरी के वक्त आमतौर पर रिकॉर्ड करते हैं, तुम लोग जानते हो, बता ही दिया कि रमज़ान चल रहा है, तो कुछ भूल चूक लेने देनी हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको ठीक कर दूँगा। ठीक है, तो आज इसको यहीं पर रोकता हूँ। हैव ए गुड डे। ऐश करो, ज़िंदगी में ऐश करो, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अरे पेश आनी है वही जो कुछ के पेशानी में है। अपनी मेहनत करो, बाकी जो ऊपर वाला देगा, टेक इट एज इट कम्स, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। बहुत परेशान शुरू से मत होगा, क्या होगा, क्या मेरा होगा, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा सोचो। ऑल द बेस्ट, आराम करो सोच करके। अब अगले उसमें मैं एसी का कंसेप्ट शुरू करने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा एसी का ज्ञान ब्रशअप कर लो, समझ गए। वो डीसी के मुकाबले में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, राइट। ऑल द बेस्ट बच्चों, हैव ए गुड डे, गुड बाय फॉर नाउ।